Okay now. Yeah, good. Good morning. जय हिंद. कैसे हो सर? बस क्या आप कैसे हो? मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? हाँ आ रही है, आपको आ रही है? गुड. और आपकी आवाज भी हमें क्लियर आ रही है. बहुत बढ़िया. थोड़ी सी लाइट बढ़ा दीजिए ना रूम में, हो सके तो. लाइट सर ऐसा है, अभी थोड़ा किसान लोग हैं तो गेहूं के थैले पड़े हैं सब इधर उधर। ये रूम एक अलग ही रूम है, बस एक ही बचा है। अच्छा ऐसा है. तो ओके कोई बात नहीं, चलो ठीक है. वैसे आपका परिचय आप दे दीजिएगा प्लीज. वैसे मैंने दे रखा है आपके लाइव आने से पहले सभी को कि आज के हमारे गेस्ट शिखर गुंजाल है. प्लीज आप अभी क्या कर रहे हो और आपने स्टडी कहाँ से की, आप पूरा थोड़ा डिटेल दे दीजिए प्लीज. करंटली आई एम परस्यूइंग माय, और उसके पहले मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी संभव नहीं हो पाया उसमें, लेकिन अभी करंटली एज अ टीचर परस्यू कर रहा हूँ अपना प्रोफेशन. अभी तक लाइफ में इतना ही कुछ किया है, इससे ज्यादा नहीं. अच्छा. और आपकी हॉबी क्या है? हॉबीज सर, अभी क्वारंटाइन में तो लग रहा है मूड के हिसाब से थोड़ी हॉबीज चेंज करना पड़ेगी. थोड़ा कुकिंग सीख लो या कुछ कर लो. बाकी जनरली मेरी हॉबीज थोड़ा सिंगिंग है और थोड़ा पोएम लिखना है, राइटिंग वगैरह. काफी तो पोएम भी लिखते हो आप और सिंगिंग कर लेते हो? हाँ. बढ़िया बढ़िया. तो आपने कोई पोएम लिखी है क्या आज के शो के लिए? आज के शो के लिए एक्चुअली अभी सर क्या है, मतलब अभी हमारे टीवी पे जनरली एक आपको पता होगा कि जनरली क्या चल रहा है, रामायण और महाभारत, दो चीज. तो अच्छा. उसको मैं मतलब एक दिन यूट्यूब पे देख रहा था, तो महाभारत से काफी फैसिनेट होता हूँ मैं. मतलब जो कैरेक्टर्स उसमें है ना, तो उनसे बहुत ज्यादा फैसिनेट होता हूँ. उसमें से एक मतलब मेरे को मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर है कर्ण. तो अच्छा. उससे रिलेटेड मैंने उसके एक दिन 8-10 एपिसोड देख लेते, तो उस दिन मैंने बहुत मतलब कुछ लिखा था, तो मैं आपको पढ़ के सुना. मेरे पास है, एक मिनट में मेरे मुख से आपको पढ़ाई लेके आ सकता. प्लीज प्लीज कोई बात नहीं. तो हमारे बीच में अभी शिखर गुंजाल वंस अगेन वो उनकी बुक लेने गए हैं और उन्होंने एक पोएम लिखी है. वो पोएम हमको आज सुनाएंगे. कल हम लोगों ने बांसुरी सुनी थी, आज हम पोएम सुनेंगे और बहुत सारी कहानियां. शिखर का बायोलॉजी का नॉलेज बहुत बढ़िया है, तो आप बायोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी पूछना चाहो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो इसके अंदर भी. श्रद्धा, यस, क्या है, थैंक यू, वेलकम. ओके. तो ये सर वो सिनेरियो होता है ना, जब मतलब युद्ध में होता है, जब मतलब एक लास्ट स्टेज आ जाती है और सबको पता रहता है कि जो भी तक किया वो गलत किया और क्या सही किया, लेकिन करना तो ही क्योंकि डेस्टिनी वो होती है. ऐसा मतलब भागवत में वगैरह में बताया हुआ है, जहाँ तक मैंने पढ़ी है. उसको सोच के मैंने लिखा था. तो मैंने कुछ लिखा था कि मौत के गर्भ में जीवन की एक मांग है, प्रारब्ध से अपनी होती यहाँ पहचान है. मंतव्य का सहारा ले गंतव्य पर मैं चल रहा, बाण सा नहीं मैं आज प्रत्यंच सा हूं बन रहा. पवन के वेग से भी तेज मन मेरा मचल रहा. लक्ष्य संधान को ये हाथ अब ये बढ़ रहे, धर्म के विरुद्ध है ये धर्म प्रेमी लड़ रहे. कर्म के इस बाण से अन्याय को ललकार दे, क्योंकि हर अंत एक शुरुआत है, ये भागवत का सार है. बहुत बढ़िया. और हो गई, इतना ही लिखा था क्या? बस वो थोड़ा सिनेरियो इतना ही था. मतलब मेरे को ऐसा फैसिनेट किया था, एकदम से मैं उठा और मैंने लिख दिया था वो. ऐसे कभी कभी ना ऐसे नहीं लिखता हूँ बैठ के कि आज लिखना है, कुछ दिखता है तो लिख लेता हूँ. थोड़ा वॉइस बढ़ा के बोलना आपको, क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. एक नजदीक कर लीजिए. हाँ. ओके. नाउ व्हाट्स योर पैशन? आपका पैशन? पैशन सर आप बोल सकते हैं जैसे वक्त के साथ. जैसे तो पैशन था मेरा पहले कि मेडिकल प्रोफेशन परस्यू करना, क्योंकि शायद आप जानते हैं, आप ही तेरे साथ थे वडोदरा में जब एक केस हुआ था और हम गए थे साथ में. तो उस मोमेंट पे मतलब लिटरली उसी मोमेंट में मेरे को लगा था कि मेडिकल प्रोफेशन बहुत ग्रेट प्रोफेशन, क्योंकि हम लगभग 5 से 6 घंटा वहाँ वेट किए थे एक बंदे से, एक डॉक्टर से मिलने के लिए. हमने 3 मिनट में उससे मीटिंग करी और उसने बोला हमें टेस्ट कराना है. उसके बाद हमने वो टेस्ट कराया और उसके बाद फिर वो 3 मिनट के लिए सिर्फ और मिला, और उसके लिए फीस हमने लगभग 10,000 रुपीज पे कर दी थी. और मैंने सोचा कि डॉक्टर का टाइम मतलब कितना वैल्यूबल है, मतलब प्रोफेशन कितना वैल्यूबल है. उस कारण से पैशन मेरा वो परस्यू करने का था.
लेकिन अभी करंटली जब से मतलब करंटली 1 साल से मैं टीच कर रहा हूँ, तो वो काफी फैसिनेट करता है प्रोफेशन। रीजन ये है कि मेरे हिसाब से गाइडेंस बहुत बड़ी चीज होती है सर। अगर आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस मिले ना, जैसे कि लाइफ में भी, जैसे कि अभी मैं एक इंसिडेंट बता दूं लाइफ का। जैसे हमने एवीएल किया था, तो जो हमारा एवीएल था उसमें लाइफ काफी चेंज हुई, क्योंकि कुछ पता नहीं था लोगों से कैसे बात करते हैं बाहर, कौन कैसे आ गया, किससे कैसे डील करना। तो उस दौरान 1 महीने में जो सीखा था ना, वो मतलब बहुत काफी अलग लेवल का था। उससे एकदम लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गई थी कि मतलब किसी से भी बात करके करना आ गया था। तो इंसिडेंट भी होते हैं कुछ जो हमको इम्प्रोवाइज करते हैं। और टीचिंग प्रोफेशन मेरे को सिर्फ इसलिए पसंद है अभी करंटली, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मैं बढ़ के आया हूँ, तो मेरे को ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि टीचर को क्या चीज करनी थी जो मेरे को लगता है कि उन्होंने नहीं की। एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन हर स्टूडेंट की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। तो मेरा ये रहता है कि बच्चों से कि हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप 99% ला रहे हो मतलब आप किसी दूसरे विषय में या किसी दूसरी चीज में एक्सेल नहीं कर सकते। ये बहुत फ्लॉप बात है, क्योंकि आप एग्जाम्पल सर MS धोनी, सर सचिन तेंदुलकर, जितने भी सर बड़े एग्जाम्पल है, आप उनका एजुकेशन लेवल देखो। एजुकेशन उनका है, लेकिन एजुकेशन उनके जो प्रोफेशन है उसमें उनका एजुकेशन कोई तोड़े क्या? नहीं है। तो लोगों की थोड़ी क्या सोच ऐसी है कि एक इंसान अगर फेलियर में गया है मतलब उसकी ही गलती होगी या उससे ही नहीं होगा, कुछ और भी सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं। क्या किसी को कोई जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठता है, लेकिन बात यह है सर, मल्टीपल फैक्टर। जैसे आप हिंदुस्तान में देखोगे ना, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो आपको पता है, रिजर्वेशन। या इस विषय पे मैं आपसे आगे क्वेश्चन करूंगा रिजर्वेशन के ऊपर। जब प्रखर से भी ये क्वेश्चन किया, उन्होंने भी आंसर कुछ सेटिस्फाइड नहीं दे पाए, किंतु उन्होंने प्रयास किया था अपना पक्ष रखने का एक। तो वैसे आपका ड्रीम क्या है अब करंटली ड्रीम तो सर मेरा है कि अभी मेरा जैसे बैचलर कंप्लीट होता है, मैं IIT जैम करके एक एग्जाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए, वहां से मास्टर्स करने का प्लान है और आगे PhD करने का प्लान है करंटली। मतलब नाम के आगे डॉक्टर तो लगाना है, PhD से। वेरी गुड। आप काफी स्ट्रगल कर रहे हो, वो तो मैंने देखा है आपकी स्ट्रगल को। और मतलब आप इस वे से नहीं जा पाए तो दूसरा वे आपने ढूंढ निकाला, लेकिन आपका लक्ष्य आज भी मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा। इट्स अ वेरी क्लियर। आपकी एक बहुत बड़ी अच्छी स्पिरिट है। इससे आने वाले जो जनरेशन है, ये जो आज के बच्चे जो सुन रहे हैं, उन लोगों को भी एक मोटिवेशन मैसेज मिलेगा कि नहीं यार, अगर आप जनरल कास्ट में भी आते हो और आपके परसेंटेज कम आते हैं, देन आफ्टर यू कैन ऑल्सो मतलब आप कुछ भी करके आप आगे जा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी आपकी स्पिरिट लगी मुझे। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हो या नहीं रखते हो? सर कुकिंग में इंटरेस्ट रखना पड़ा, क्योंकि बाहर रहा हूँ हॉस्टल में। किसी दिन खाना अच्छा बना और अगला कंटिन्यूसली अगर 3-4 दिन खाने में आलू की सब्जी मिल जाती थी तो फिर लगता था कुछ ना कुछ बनाए। तो लिमाड़ से है तो सेव के अलावा तो कुछ बनता नहीं अपने से, तो मैक्सिमम में सेव की सब्जी बना ली या खिचड़ी बना ली, बस उतना ही इंटरेस्ट है। मतलब जितनी जरूरत पूरी हो सके उतनी। ये आपने जो बताया ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे मजबूरी है, इंटरेस्ट नहीं बताया। हाँ, कुकिंग में मतलब सर ऐसा विशेष इंटरेस्ट नहीं है, खाने का ज्यादा शौकीन है। वैसे हमारे प्रकार है जो खिलाने की बात कर रहे हैं, तो उनसे ही खा लेंगे जाके। अच्छा अच्छा, ओके। आपका लाइफ का सबसे रोस्ट टाइम कोई रहा हो कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए उस विषय को लेकर के? कोई ऐसी क्षण, कोई ऐसी बात? रोस्ट टाइम सर एक नहीं है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे टाइम गए मेरे लाइफ में कंटिन्यूसली जिसमें वर्स्ट फील हुआ। और सबसे ज्यादा वर्स्ट फील तब होता है जब आपको सेल्फ डाउट होता है। सेल्फ डाउट होना मतलब आपका बिलीफ टूट जाता है। तो जब मुझे अच्छे से याद है कि जो मेरा मैं 3rd टाइम परस्यू कर रहा था वापस इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरे को हुआ जो मैं, आप पता है मेरी प्रॉब्लम्स है पहले से, जो हम जो टेस्ट करा के आए थे वहाँ, उस कारण से थोड़ी मतलब प्रॉब्लम आने लगी। तो मेरा कंटिन्यूसली 4 मंथ उसमें गया, कंटिन्यूसली जून जुलाई अगस्त सितंबर जब मैंने ज्वाइन किया था, यहाँ से मैं वापस चले गया था जून में, तो कंटिन्यूसली बीमारी में चले गया। उसके 2 महीने बाद मुझे हुआ स्टोन।
स्टोन का पेन आपको पता है। हाँ, स्टोन का प्रखर ने पेन ज्वाइन कर लिया है हमें। जय हिंद प्रखर। नेक्स्ट, अभी जो करंट सिचुएशन अभी जो चल रही है देश के अंदर, उस सिचुएशन को देखते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप एक ऐसे बायोलॉजी स्टूडेंट होने के नाते आज ये समझते हो कि बायोलॉजी कहीं ना कहीं इस रोग के सामने फेल हो गई है? सर मैं क्वेश्चन, आपकी आवाज कट गई थी बीच में, तो आप फिर से क्वेश्चन बोल सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि आज दुनिया के सभी देश जो है, लोग तो कुछ सारे कहते हैं कि हमारे वर्ल्ड की सेकंड रैंक के ऊपर हमारी मेडिकल इंस्टीट्यूट है, या तो देन आफ्टर इटली में सबसे ज्यादा इस रोग ने हड़कंप मचाया हुआ है जी। अब यहाँ पर मंदिर बने हुए थे, मस्जिद बने हुए थे, और उससे भी कम हड़कंप मचा हुआ है भारत में। तो क्या ईश्वर महान है या मेडिकल साइंस महान है? हम क्या समझे, फ्यूचर क्या होगा? सर अभी करंटली सिचुएशन को देखते हुए तो लग रहा है कि ईश्वर महान। कारण आपको बता दूं कि जैसे आप देख सकते हैं, मतलब जो वायरस है आया है, अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है। आप किसी चीज पे तो ठीक नहीं कर सकते। एक ही इससे बचने का तरीका है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो बच जाएगा, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी वो उसके लिए सफर करना पड़ेगा। सर दिक्कत ये है कि सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि देखो, हम सबको पता है कि मेडिकल में हम ऊपर नहीं है। कारण क्या है उसका? सबको पता है कि रिजर्वेशन है या कुछ फैसिलिटीज नहीं है या गवर्नमेंट के कारण हम नहीं है। लेकिन सर कि सबसे बड़ा फैक्टर जो किसी देश को बचा सकता है और जो हमारे पास है वो है यूनिटी। अगर हमें यूनिटी नहीं होती, आप अमेरिका में देखो, लॉकडाउन अभी भी लगा हुआ है, लेकिन लोग सड़क पे आ गए हैं, बोलते हैं कि लॉकडाउन हटा दो, हमें हमारी नौकरियां ज्यादा पाएंगे। हमारे यहाँ लोगों के लिए इनकम सोर्स कम है, कोई बिजनेसेस भी इतने वाइड नहीं है, एम्प्लॉयमेंट भी इतनी नहीं है कि लोगों को के पास इनफ फंड हो तो 3-4 महीने सस्टेन कर ले। लेकिन फिर भी हम आज क्यों टिके हैं? इसका सिंगल कारण है सर यूनिटी। इसके अलावा कोई कारण नहीं लगता मुझे। और बात रही यहाँ तक की ट्रीटमेंट की, तो सर यहाँ पे हमारे इंडिया में सबसे बढ़िया बात है कि डॉक्टर, जो इंडियन डॉक्टर होते हैं, वो मेडिकल प्रोफेशन को पूरा धर्म मानते हैं। सबसे बड़ी बात है, अपनी जान चले जाएगी लेकिन पेशेंट के लिए एकदम खड़े रहेंगे। सर आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब डॉक्टर अभी करंटली मेरे कुछ फ्रेंड डॉक्टर हैं, मतलब और कांटेक्ट में भी है। तो सर अगर टाइम मिल रहा है सोने का, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 घंटा सो रहे हैं, 1.5 घंटा सो रहे हैं, फिर घर जाके खुद का खाना भी बनाना है, अगर वहां नहीं मिल रहा है तो खुद के कपड़े भी धोने, सब मैनेज करने। उसके बाद आपको पता है सोसाइटी में क्या चल रहा है, अगर ये डॉक्टर है तो उसको कोरोना वायरस होगा तो घर के अंदर होगा। ये सब चीजें सर बहुत फैटल है एक तो, क्योंकि सर लाइफ आपको पता है कि आगे खाई है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। डॉक्टर की हालत ये है, पुलिस की हालत ये है, तो अभी मेडिकल प्रोफेशन की बात ऐसी होती है कि जिस प्रकार से देश में का देश जब सफर करता है, युद्ध करता है, तो कभी कभी जब बॉर्डर पे युद्ध होता है तो सैनिक उससे लड़ते हैं, और जब कुछ अंदर होता है तो पुलिस करते हैं। आज ये युद्ध जो है वो डॉक्टरों के लिए है, ये एक बायोलॉजिकल वॉर है, और इसमें जो योद्धा है वो डॉक्टर्स एंड नर्सिस है, तो वो लड़ रहे, वो उनकी फर्ज अदा कर रहे, और काफी अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करेंगे उस बात को लेकर के। ओके, अब मैं आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपका क्या कहना है, उनकी जो रणनीति है? सर उनकी रणनीति सबसे मुझे बढ़िया लगती है हमारे प्रधानमंत्री की। सर सबसे अच्छा नेता इस समय आप किसको बोलेंगे? मेरे हिसाब से उसको बोलेंगे जिसकी बात लोग सुने। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अगर आप खड़े होते हो हमारे सामने और कोई चीज बोलते हो, अगर हम 10 लोग खड़े होंगे तो हम सुनेंगे, क्योंकि आपके कमांड पे हमको भरोसा है। ठीक है, मोदी जी की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि उनके कमांड पे लोगों को भरोसा है। ठीक है, अगर वो आके कुछ बोल रहे हैं, मतलब लोगों को लगता है कि हमको करना चाहिए, तो सबसे बढ़िया बात ये लगती है उनका कमांड है मास पे। आज 130 करोड़ लोगों को कुछ बोलते हैं कि अगर थाली बजानी है तो थाली बजेगी, 21 दिन लॉकडाउन होना है तो लॉकडाउन होगा। सबसे बड़ी बात ये है। मतलब कि आप ये समझते हो कि ही इज द बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड, बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। उनके अंदर नेतृत्व के सारे गुण हैं, और अगर नेतृत्व सीखा जाए। बिल्कुल गुड। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा भारत के बारे में, अबाउट इंडिया। सर इंडिया में मेरे को लगता है कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट तो है कि हमारी यूनिटी।
जो मैंने पहले बताया, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिटी। उसके बाद सर आप अगर देखोगे तो इंडिया में टैलेंट इतना है, इतना है, इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आप नासा देखो, नासा के लगभग 50% स्टाफ इंडियन होगा। ठीक है, 50%। आप बड़ी बड़ी कंपनीज ले लो, उनके सीईओ देख लो, सारे इंडियंस हैं। तो मुझे सबसे पैशनेट सर बात ये करती है इंडिया की कि हमारे पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टैलेंट है। बस उस चीज के लेके दिक्कत है कि कुछ चीजें बीच में ऐसी आ जाती है जो उसको ऊपर नहीं आने देती। इकोनॉमिकल हो गया या फिर पॉलिटिकल हो गया कहीं हद तक, या तो फिर आप बोलो सेक्युलरिज्म के तरीके से हो गया। तो सर ये सब चीजें हमें ऊपर नहीं आने देगी जब तक हम पूरी तरीके से कंप्लीटली यूथ को फ्री नहीं करेंगे। सर आज कोई फ्री फील नहीं करता मेरे हिसाब से। आप सोचो कोई एग्जाम है, ठीक है, आपको देना है, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको कोई एग्जाम देना है, आपको ये बोल दिया गया कि आपको 85% बनाए तो आप पास हो वरना फेल। अब 85% बनाना सर लक की बात भी नहीं होती, बहुत करनी पड़ती है। उसके बाद भी अगर 1-2 नंबर भी जरूर हो गए तो आप फेल हो। अब सर अब मुझे बताओ जो इकोनॉमिकल वीक होगा क्या उसकी हिम्मत होगी वापस जाने की? क्या उसका चांस बनेगा? और उसके सामने अगर सेम 40% वाले को सब कुछ मिल गया तो सोचेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ देश में। इसलिए सर मैक्सिमम डॉक्टर्स बाहर भी चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे उनकी वैल्यू नहीं की जाती। आप देख सकते हो डॉक्टरों पे कैसे, कहीं भी ऐसा किस नहीं आया होगा सर पूरी कंट्री में यहाँ पे डॉक्टरों पे हाथ उठाया, लेकिन हमारे इंडिया में कैसे डॉक्टरों पे हाथ उठाया। तो सर ये कुछ चीजें हिला देती है, टैलेंट को दबा देगी सर, वरना हमारे मुकाबला कोई नहीं कर सकता सर। हमारे हमारे पास जितना टैलेंट है उतना किसी के पास नहीं। अच्छा, आप कोई बुक पढ़ी हो या बुक पढ़ रहे हो अभी, या कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मैं बुक्स पढ़ने का मेरे को बहुत ज्यादा शौक है। आपसे भी 1-2 बुक शेयर की है मैंने। थी, मुझे याद है अरुणिमा सिन्हा की थी। हाँ, तो मैंने पढ़ी भी थी बुक्स। मैं भी बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ और अच्छा लगता है मुझे भी बुक्स पढ़ना। सर बुक्स पढ़ने से जो मेरा ज्यादा शौक ऑटोबायोग्राफीज में रहता है, क्योंकि जो रियल हो सर, क्योंकि देखो मन से तो कुछ भी कुछ बना सकता है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी में कुछ मन से डालना बहुत कम होता है। तो ऑटोबायोग्राफी में इसलिए पढ़ता हूँ सर, उससे एक चीज इसी समझ में आती है कि हर किसी के गोल अलग अलग होते हैं, हर किसी का पाथ अलग अलग होता है, हर किसी की डेस्टिनी अलग अलग होती है, लेकिन आप देखोगे ना तो उनकी लाइफ के बेसिक इवेंट सेम रहेंगे। बेसिक इवेंट ऐसे उनका स्ट्रगल, एक बार सक्सेसफुल होके गिर जाना, और सबसे बड़ी बात जो मेरे को मैंने फील की एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ के कभी भी, दे डोंट एवर गिव अप। दे डोंट एवर गिव अप सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप गिव अप जिस दिन कर दोगे ना उस दिन सर बात खत्म है। मैंने जितनी भी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी उसका एंड मैसेज यही होता है कि उन्होंने गिव अप नहीं करा, इसलिए वो डेस्टिनेशन पर पहुंचे। गिव अप कर देते तो काम हो जाता। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि नेवर एवर गिव अप, गिव अप नहीं करना, आप चाहे जो भी हो। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपको एक दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री पद पर बिठाया जाए तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? आप भारत को कौन सा काम करके दो? अगर प्रधानमंत्री पद पे बिठाया जाएगा तो सबसे पहला मैं काम करूंगा सर, सबसे पहला तो रिजर्वेशन हटाऊंगा कंट्री से। सबसे पहला रिजर्वेशन हटाऊंगा 110%। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर जी, एज ए पॉलिटिकल लीडर जब आप प्रधानमंत्री बनते हो तो आपकी पार्टी के अंदर अकॉर्डिंग टू द लॉ बहुत सारे, जैसे कि आज के हमारे खुद के प्रधानमंत्री जो है वो रिजर्वेशन कोटा से चुनाव लड़ते हैं, ओबीसी कोटा से चुनाव लड़ते हैं जी, तो क्या वो खुद हटाएंगे आपको लगता है? नहीं सर, या आप हटा पाओगे? नहीं, मैं आपको एक चीज क्लेरिफाई करता हूँ, ठीक है। मैं मेरे सोर्स से एग्जांपल देता हूँ आपको कुछ। सपोज हम रिजर्वेशन नहीं हटाते, एक अल्टरनेट पाथ चूज करते, रिजर्वेशन हम नहीं हटाते, रिजर्वेशन का हम बेसिस बदल देते। अभी आपको पता है एनआरसी आ रहा था, ठीक है, जनगणना होने वाली थी, तो इसमें आप क्लासिफाई करो वो लोग जो बीपीएल के ऊपर है और वो जो बीपीएल के नीचे, क्लासिफाई कर दो इररिस्पेक्टिव ऑफ जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। जो बीपीएल के नीचे है आप उनको बेशक रिजर्वेशन दो क्योंकि उनके पास वाकई में सोर्स नहीं है, लेकिन जो बीपीएल के ऊपर है उनका रिजर्वेशन आप कंप्लीटली हटा दो, फिर फेयर इनफ भी है ना सर। अभी परसेंटेज देखो, एक जनरल जो स्टूडेंट है उसके लिए 50% सीट होती है और बाकी 50% सीट रिजर्व होती है, मगर अगर आज 100 पद है
सौरभ बर्फा जी ज्वाइन किए हैं, उनका कहना ये है कि एनआरसी तो आके रहेगा। हाँ, एनआरसी आके रहेगा, लेकिन आपको मतलब मैं बता दूं सौरभ जी कि अभी जो करेंटली जितना हमारा खर्च हुआ है कोरोना में, जितना नुकसान हुआ है, उसके चलते मुझे नहीं लगता 2 साल तक एनआरसी होगा, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत है, बहुत ज्यादा। ऐसा है क्या? जी सर, तो क्या बात कर रहे मैं हैं? हमारी बात चल रही थी रिजर्वेशन पे, अच्छा। और आप बता रहे थे कि रिजर्वेशन का जो है, और आपने एक एग्जांपल भी दिए यहाँ पर। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका कौन सा स्पोर्ट्स सबसे फेवरेट है? सबसे स्पोर्ट्स मेरा फेवरेट सर स्कूल से भी था और अभी भी है वॉलीबॉल। कभी अभी कभी समय मिलता है तो मैं जाके दोस्तों के साथ खेलता था, जब तक कोरोना नहीं था। जो संकल्प इंटरनेशनल स्कूल में जाके संडे को कभी कभी दोस्तों के साथ हम अगर 4-5 लोग इकट्ठा होते तो बच्चों के साथ मैं भी वॉलीबॉल खेलते थे। वॉलीबॉल सर स्पोर्ट मतलब बहुत ज़्यादा सिखाया स्पोर्ट्स ने, तो मतलब फाइट बैक स्पिरिट स्पोर्ट्स नहीं दिए, सही बताओ तो। क्योंकि कई बार गिरना भी, कई बार स्पाइक नहीं लगती थी, कई बार डिफेंस नहीं हो पाता था तो लोगों की सुनना पड़ती थी, तो नहीं लगा अंदर से आता था नहीं बर्फा सौरभ जो है, सौरभ बर्फा, उनका कमेंट है एनआरसी में सारे बीपीएल वाले ही होना चाहिए। सो आई होप सो कि हम बर्फा सौरभ से भी कांटेक्ट करेंगे, और मे भी एक सेशन उनका भी रखेंगे इस विषय के ऊपर आने वाले दिनों में, जैसे हमें समय मिलेगा। बर्फा जी आप रेडी रहिएगा, आपको भी लाइव हम पूछेंगे क्वेश्चंस, आपका भी मौका आएगा अवश्य। बर्फा जी के सवाल का मैं जवाब भी दे रहा था उस समय, जो एनआरसी का आप बोल रहे थे सर। एनआरसी एक तो खर्च बहुत है, जो कि नॉमिनल होता है हर बड़े प्रोजेक्ट में सर। पूरे देश के लोगों की काउंटिंग करना बहुत बड़ा खर्च होता है, तो उसको देखते हुए अभी जो हमारे पास स्थिति है सर, अभी हम बोल नहीं सकते हमारी इकोनॉमी वापस कब रूटीन है, सबसे पहली बात। क्योंकि सर यूएसए को 3 मंथ का लॉस होना अलग बात है, इंडिया को 3 मंथ का लॉस होना बहुत अलग बात है, क्योंकि इन दोनों के इकोनॉमी के बीच में 16 टाइम्स का डिफरेंस है लगभग। तो वो रिकवर वो कर सकते हैं ये चीज़, लेकिन अगर हमारी बात करें तो हमारे सर अभी मैं आपको बता दूं, अगर मान के चला जाए जैसी स्थिति है, लगभग अगस्त तक सब नॉर्मल होगा, लगभग रिपोर्ट्स यही बोलती है सर। आप न्यूज़ चैनल देखो या कुछ फैक्ट रिपोर्ट्स जो है यूनिवर्सिटीज़ की, वो यही बोलती है कि जिस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। एक्चुअली ना मैं न्यूज चैनल अभी देख नहीं रहा हूँ, बिकॉज ऑफ ये मैंने इससे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि इससे क्या है कि हमें एक थोड़ा सा कंसंट्रेशन डाइवर्ट करने के लिए करा है कि यार जब हम व्हाट्सअप खोलते हैं, कल भी हमने बात की, व्हाट्सअप खोलते हैं तो कोरोना का न्यूज मिलता है या अपडेट्स मिलता है, एंड न्यूज चैनल्स भी यही चला रहे हैं, तो उससे क्या एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और डिप्रेशन में जा रहा है। तो यूनिक वे to reduce the stress and anxieties which are developed by corona infected, that's why